कभी सोचा है कि एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी भारत जैसे इतने बड़े देश पर कब्जा कैसे कर सकती है? मतलब ये हुआ कैसे? आज हम आधुनिक भारत के 350 साल के इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखे नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कोई एक दिन की लड़ाई या कोई अचानक हुआ हमला बिल्कुल नहीं था। नहीं, इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत ही लंबा, एक बहुत ही रोमांचक टूर्नामेंट था। एक ऐसा टूर्नामेंट जो पीढ़ियों तक चला और दांव पर लगा था पूरा का पूरा भारत। तो चलिए इस पूरे दौर को मतलब 1498 से लेकर 1947 तक के इस लंबे समय को एक वर्ल्ड कप की तरह देखते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड कप जहां भारत के मुस्तकबिल, उसके भविष्य के लिए कई टीमें एक दूसरे से भिड़ रही थीं। अच्छा, तो इस टूर्नामेंट में ना दो मेन लीग थीं। एक तरफ टीम यूरोप, इसमें पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश ये सब थे, वो ताकतें जो यहाँ मसालों और जाहिर है मुनाफे के लिए आई थीं। और दूसरी तरफ थी टीम इंडिया, जिसमें मराठे, मैसूर, सिख, बंगाल, अवध जैसे बड़े और ताकतवर अजवाड़े थे जो अपनी जमीन, अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो मुकाबला जाहिर है बहुत जबरदस्त था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला सीजन। ये वो दौर था जब हर खिलाड़ी, हर टीम, चाहे वो यूरोप से आई हो या भारत की ही धरती से हो, उसे पूरा यकीन था कि जीत तो उसी की होगी। और इसी यकीन की वजह से हमने इस पहले सीजन का नाम रखा है हम होंगे कामयाब। क्योंकि उस वक्त हर किसी के दिल में, हर एक ताकत की आंखों में इस पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने का बस एक ही सपना था, एक ही जुनून था। तो शुरू में तो क्या हुआ कि हर टीम अपनी ही लीग में लड़ रही थी, मतलब यूरोप वाले आपस में लड़ रहे थे और भारतीय रियासतें आपस में। लेकिन इसी सारी उथल-पुथल के बीच एक खिलाड़ी धीरे धीरे सबसे आगे निकल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अपनी बेहतर फौजी ताकत, जबरदस्त नेवी और सबसे बढ़कर डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो कि अपनी शातिर पॉलिसी के दम पर उन्होंने पहले तो अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाया और फिर एक एक करके भारत के बड़े बड़े शक्तिवर राज्यों को भी घुटनों पर ला दिया। वो इस पहले सीजन के अनडिस्प्यूटेड विनर यानी निर्विवाद विजेता बनकर उभरे। और ठीक तभी जब ऐसा लगा कि भाई खेल तो अब खत्म हो गया, विनर का फैसला हो चुका है, कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और वो था 1857 का महाविद्रोह। नहीं, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक सुनामी की तरह था। मई 1857 में मेरठ से जो एक चिंगारी उठी थी ना, वो जून आते आते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर जगह इस एक विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी थीं। इस विद्रोह के बाद खेल के सारे नियम बदल गए, मतलब गेम ही पलट गया। कंपनी का राज खत्म। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और आखिरी सीजन। और इस बार खिलाड़ी भी नए थे और लड़ाई का अंदाज भी बिल्कुल नया था। इस नए सीजन का टाइटल है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब ये बात किसने किसको कही? दरअसल ये बात दो नए बड़े खिलाड़ियों ने दो पुराने खिलाड़ियों से कही और इसी एक लाइन ने खेल का पूरा मैदान ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक तरफ तो ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अब भारत को संभालना तुम्हारे बस का नहीं है, और सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। तो दूसरी तरफ भारत की आम जनता ने अपने पुराने राजा महाराजाओं से कहा, बस अब आपसे भी ना हो पाएगा, और आज़ादी की लड़ाई की कमान खुद अपने हाथों में ले ली। तो अब लड़ाई एक कंपनी और कुछ राजे रजवाड़ों के बीच नहीं थी, नहीं, अब ये सीधी टक्कर थी। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरी तरफ एक जागते हुए, एक उभरते हुए राष्ट्र भारत के बीच। और यहीं से हम कहानी के आखिरी अध्याय, फाइनल चैप्टर में दाखिल होते हैं। ये वो दौर है जहां एक राष्ट्र के तौर पर भारत अपनी आज़ादी के लिए एकजुट होता है और एक बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म होता है। इसके बाद कई दशकों का लंबा संघर्ष चला, अनगिनत कुर्बानियां दी गईं, जुनून से भरे आंदोलन हुए और आखिरकार 1947 में भारत की आज़ादी के साथ इस लंबी और बेहद पेचीदा कहानी का अंत हुआ। लेकिन क्या ये कहानी 1947 में सच में खत्म हो गई, या फिर इसका असर आज भी हमारी दुनिया पर, हम पर पड़ रहा है? एक कंपनी की जीत से लेकर एक पूरे राष्ट्र की आज़ादी तक का ये जो सफ़र था, इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है। ये सोचने वाली बात है ना?